नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे प्रोग्राम यूथ जंक्शन में। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में। आइए देखते हैं क्या सोचता है यहाँ का यूथ। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में यूथ के बीच और इनसे हम बात करेंगे मुद्दे की में डिजिटल एज एंड यूथ पर। आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पिछले समय से चाहे एग्ज़ाम पेपर्स हों, चाहे उनका इवैल्यूएशन हो, चाहे अटेंडेंस, सब डिजिटली मॉनिटर किया जा रहा है, सब डिजिटाइजेशन के अंदर किया जा रहा है। आपके इस बारे में क्या व्यूज़ हैं? मैं विवेक द्विवेदी। डिजिटाइजेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एज फार एज द स्टैंडर्ड एंड स्टेटस ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज़ कंसर्न। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में डिजिटाइजेशन अपने चरम पर है। और सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ जितने भी छात्र पास होते हैं वो जून और जुलाई तक में ही उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन डिग्री आने में काफ़ी समय लगता है। तो यूनिवर्सिटी ने डिजिटाइजेशन के माध्यम से प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का एक प्रावधान रखा है, जिसको कि आम छात्र मोबाइल इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करके उसको अपने प्लेसमेंट वाली कंपनीज़ में दिखा सकता है और अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकता है। ओके। और मैम अदर भी चीज़ें हैं, जैसे कि ईआरपी सिस्टम है हमारे यहाँ का। तो कोई भी अपना इजी एडमिट कार्ड, हमने एग्ज़ाम में हमने जो जहाँ पे भी अटेंडेंस दिया है तो वहाँ की अटेंडेंस को हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सी सुविधाएं डिजिटल के माध्यम से हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया। और एक दूसरा व्यू, जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि एकेटीयू ने वन व्यू पोर्टल बना रखा है, जहाँ पर स्टूडेंट अपनी डिग्री, मार्कशीट, अटेंडेंस देख सकते हैं। लेकिन आज के युग में साइबर सिक्योरिटी का अपना अहम रोल है। इसमें हमें इनको साइबर सिक्योरिटी आपको वन व्यू पोर्टल में भी लगानी चाहिए। हम लोग को इस दिशा में भी थोड़ा कार्य करना चाहिए ताकि हमारी डिग्री, मार्कशीट, अटेंडेंस सब सुरक्षित रहे और हम उसे आसानी से उपलब्ध हो सके। बिल्कुल। डिजिटाइजेशन से पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं, तो उसको बचाने के लिए कुछ हमें और मेजर्स भी अपनाने होंगे। इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं यहाँ के यूथ के, वो भी जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने विगत 3 वर्षों में न कि उन्होंने एक विश्व स्तरीय गूगल कोड लैब इन्होंने स्थापित किया है, और साथ ही साइबर सिक्योरिटी के लिए इन्होंने साइबर सिटी वार रूम स्थापित किया, जो कि भारत में शायद मेरी समझ में पहला है। यहाँ पर साइबर सिटी वार से हम न कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन, उसको हम सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि उसके द्वारा हम बहुत ही सुगम तरीके से जितनी भी हमारी सेवाएं हैं बहुत ही सुगम तरीके से हम उपलब्ध कर पाते हैं। एजुकेशन सिस्टम में डिजिटाइजेशन लागू होने से क्या इस सिस्टम में कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं? आइए जानते हैं यूथ से। हमारे हिसाब से सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज ये आया है कि जैसे जो पहले जो हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपना डाटा डायरेक्टली अपना डिजी लॉकर के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम जैसे अपने मार्कशीट हुआ, अपना प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट हुआ, या फिर जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हुए, 12th या 10th के सर्टिफिकेट्स हुए, सब मतलब डायरेक्ट एक्सेस कर ले रहे हैं ऑनलाइन, जो कि मतलब गवर्नमेंट के द्वारा प्रूफ है, जिसके मतलब जो वैलिडेट है गवर्नमेंट के, जिसको कहीं भी मतलब हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपना। और इसके अलावा हम इसमें अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है स्टूडेंट्स की अपने ही डॉक्यूमेंट्स के लिए डिजी लॉकर के थ्रू। जी, इस पे और व्यूज़ लेते हैं। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया, तो हम लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे पहले होता था कि हम लोग हार्ड कॉपी सबमिट करते थे, पर अब क्या है, हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन करके अपलोड कर देते। तो इससे हमें इससे सहूलत ये हो गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें बाद में कोई एडिट करना होता है, कोई चेंज करना होता है अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो कर सकते हैं। यानी कि ये मैनेजमेंट के पास भी रहता है अवेलेबल और हमारे पास भी रहता है, तो हम उसमें इससे हमको बहुत सहूलत हो गई है। ओके, तो डिजिटाइजेशन हैज़ मेड थिंग्स ईजियर, राइट? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हायर एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन का एडवांटेज है कि आपके जो एकेडमिक शेड्यूल्स हैं वो 9 से 5 में सीमित नहीं हो गए हैं, ये 24/7 रन कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर किसी फैकल्टी को अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देना होता है तो वो डिजिटली वो शाम को 5 बजे के बाद भी डाल देते हैं, अपने मेल कर देते हैं, और स्टूडेंट उसका आंसर रात को 12 बजे, 3 बजे जब उसने कंप्लीट किया वो उसे रिप्लाई कर देता है। इससे क्या होता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो 24/7 रन करता है, और ये दिस इज़ एन गुड एग्जांपल ऑफ हैविंग ए वेरी एक्सीलेंट एजुकेशन सिस्टम विच वी हैड।
डिजिटाइजेशन के इस युग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या चीज़ प्ले कर रही है? डिजिटाइजेशन के इस युग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इंटरनेट प्ले करती है। इंटरनेट के थ्रू हम चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगी ई पेमेंट का, यूपीआई पेमेंट का। सर इसके थ्रू अगर हमें किसी का डायरेक्टली, पहले क्या होता था कि हमें किसी को अगर पैसे ट्रांसफ़र करनी है, किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है तो हमें बैंक जाना पड़ता था, लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, जिसके लिए हमारा बहुत टाइम जाता था। लेकिन आज के डिजिटलाइजेशन के इस ज़माने में हम तुरंत अगर किसी का मोबाइल नंबर जानते हैं या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जानते हैं तो हम उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो चाहे छोटी पेमेंट हो या बड़ी पेमेंट हो। हम ऑनलाइन किसी भी चीज़ को मेनली पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमारी मित्र ने अभी बताया इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, मैं इस बात को थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाहूँगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिर्फ पेमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट को यूज़ करती है रियल टाइम कंट्रोलिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से आईओटी इंटरनेट से भी एक स्टेप अहेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे रियल टाइम पे अपनी पाइपलाइन पे जो वॉल्व होते हैं और जितने भी हमारे पाइप में किस तरह से कितना ऑयल आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है रियल टाइम पे। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम पे डेटा एक्सेस कर सकते हैं एंड रियल टाइम पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज ऑफ इंटरनेट एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड टू बी वेरी प्रिसाइज डिजिटलाइजेशन। बहुत ही अच्छी जानकारी इनसे हमें मिली इंटरनेट के बारे में। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है आज हमारे लिए। मोबाइल अब सिर्फ कॉलिंग या मैसेजिंग के लिए ही नहीं यूज़ होता। मोबाइल पे आज हम वो सब काम करते हैं जो पहले कभी कंप्यूटर या लैपटॉप पे ही किए जा सकते थे। तो उसकी एग्जिस्टेंस हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? हेलो, माय नेम इज़ मानसी भटनागर। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत से पिछड़े इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाई है। पर फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पहुँच चुका है। घर में अगर 10 मेंबर हैं तो किसी एक के पास तो फ़ोन होगा ही होगा। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो लोग जो इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें, वो इंटरनेट के थ्रू या फ़ोन के थ्रू पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम ही यहाँ पर पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बुक्स आने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, पीडीएफ से पढ़ लेते हैं और उस चीज़ का हमें टाइम थोड़ा सा बचत हो जाती है, हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। एक बहुत ही बड़ी चीज़ कि पहले ये होता था कि हम लोगों को लेटर्स लिखते थे, कितने टाइम में पहुंचते थे, हमें मिल नहीं पाता था कि हम कैसे किसी से बात करें, क्या करें। तो एक फ़ोन का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम यहीं बैठे बैठे किसी से दूर बैठकर भी बात कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे हम बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो ये तो बात हुई मुद्दे की। बढ़ते हैं अब हमारे अगले सेगमेंट कानून कहता है की ओर। किसी भी समाज को सामान्य रूप से चलाने और उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सभ्य समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य समाज के सदस्य स्वतः ही करते हैं, लेकिन बड़े सामाजिक ढांचे में हर व्यक्ति का आचार व्यवहार सामान्य हो, नैतिक हो और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो, ये संभव नहीं होता। अतः ऐसी परिस्थिति में राज्य या कहें कि सरकार असामाजिक कृत्यों को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की परिधि में कानून बनाता है। अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ मुख्यतः भारत अपराध संहिता यानी आईपीसी और भारत आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी मुख्य रूप से इन दो में कानून विभक्त हैं। इसकी अनगिनत धाराएं हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है या यूं कहें कि राज्य के कानून की परिभाषा से पृथक कार्य करता है तो संबंधित धाराओं में दंड का भागी होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य
जनमानस को भारतीय दंड विधान और जनोपयोगी कानूनों के विषय में जानकारी देना है, ताकि आप स्वयं को अपडेट रख सकें। देखिए, धारा 144 सीआरपीसी का जो तात्पर्य है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उनके सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को ये पावर होती है कि अगर उनको लगता है कि तत्काल कहीं कोई प्रॉपर्टी या कहीं कोई चीज़ खतरे में है, तो उसको बचाने के लिए वो एक लिखित ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आप इस प्रकार के एक्ट नहीं करेंगे। जैसे आप देखती हैं कि धरना प्रदर्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करते हैं कि 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, लोग इस रास्ते से नहीं जाएंगे। इस प्रकार की जो प्रिवेंशन के एक्शंस हैं वो धारा 144 के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकता है। इसके लिए उनको लिखित ऑर्डर करके ये बताना होता है कि इस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट या को सरकार ले सकती है, उस पर वो कब्जा भी ले सकते हैं और वहाँ से लोगों को रिमूव भी कर सकते हैं, उनको कस्टडी में भी ले सकते हैं। और इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो उनके अंडर में होते हैं उनको ये पावर होती है कि 144 में शांति बनाए रखें, उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई हो उसके निर्देश जारी कर सकते हैं। किसान एग्रीकल्चरल भूमि यानी खेतिहर भूमि में भी अनमैरिड अविवाहित महिला को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था संशोधन के द्वारा और आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश के अंदर रेवेन्यू कोड है उसमें ये पूर्ण तरीके से लागू है। ये संशोधन आपका सन 2004 या 5 में आया था। अगर ये अविवाहित महिला मर जाती है, शादी कर लेती है या अगर जैसे विडोअर है और वो भी रीमैरी कर लेती है तो उसका उस पैतृक संपत्ति से अधिकार खत्म होके उसकी सेकंड लीनियज जो कि उसमें यूपी रेवेन्यू कोड में दिया हुआ है उस शेड्यूल के तहत अगले जने पास चली जाएगी। इसका पूरा पर्पस ये है कि पारिवारिक संपत्ति परिवार के अंदर ही रहे। अगर लड़की का ब्याह हो जाता है तो मान लिया जाता है कि वो दूसरे परिवार में चली गई है, लिहाजा अगर उस परिवार में उसके जाने के बाद वो संपत्ति उसके साथ वहाँ चली जाएगी तो इस तरीके से जो इनका कि ब्याह करके दूसरे परिवार में चली जाएगी तो वहाँ की बहू होने के नाते उसको अपने अधिकार वहाँ पर मिले हुए होंगे। उसमें उसके अधिकार ये हैं कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उसके हस्बैंड की बेवा होने के नाते, विधवा होने के नाते उसको उसमें अधिकार हो जाएगा। जैसे कि कहा जाता है कि इस दुनिया में जो भी होता है वो सिर्फ उम्मीद के कारण होता है, तो आइए देखते हैं हमारे प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, उम्मीद की किरण। धीरूभाई अंबानी इस देश के काफ़ी मतलब मैं उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ। और एक स्टोरी है कि एक ज़माने में उनके पास जेब में बहुत पैसे नहीं होते थे और उस समय भी वो ताज होटल बॉम्बे में जा करके 50 रुपए की चाय पीते थे। तो एक बार उनके दोस्त ने पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे तो होते नहीं हैं, लेकिन तुम जा करके 5 स्टार होटल ताज होटल में जाके 50 रुपए की चाय पीते हो, ये कैसे आप करते हो? वो बोलते हैं कि मैं 50 रुपए की चाय के लिए नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ पर इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर जो मुझे लोग मिलते हैं, जो मेरा नेटवर्क मिलता है, वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। इस स्टोरी से मैं खाली एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जब तक कि आप खुद को अपने अच्छे दायरे में नहीं रखेंगे, अपने को पुश करके नेक्स्ट लेवल पे लेकर नहीं जाएंगे और अच्छे कॉन्टैक्ट्स में नहीं रखेंगे, तब तक कि आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब मैं बहुत सारी स्टोरीज देखता हूं और कई सारे इंटरव्यूज पढ़ता हूं इस दुनिया में जितने भी टॉप बिजनेसमैन रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी वर्थ तो एक होती है जो हम करते हैं और हमारी वर्थ उस पर भी बहुत डिपेंड करती है हम किनके साथ रहते हैं। एक और साइंटिफिक रिसर्च है जो बोलती है
कि यू आर अ सम ऑफ द 5 पीपल दैट यू स्टे विथ. सो अगर आपके 5 दोस्त किस तरह के हैं, आप भी उन्हीं में से एक बनेंगे. द एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड्स दैट यू हैव इज गोइंग टू बी द वन दैट यू विल ऑल्सो बी. सो इस स्टोरी से जो मैंने आपको धीरू भाई अंबानी की बताई, तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च है जो मैं बता रहा हूं कि यू बिकम अ सम ऑफ द 5 पीपल यू स्टे विथ. धीरू भाई अंबानी यूज्ड टू बी अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस थ्योरी कि द पीपल दैट ही स्टेज विथ, ही इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ दैट. अब इसके दूसरे रिजल्ट्स ये भी आते हैं कि जब भी आप कोई काम करते हैं और आपके अगर कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं तो एक एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट होता है. आप किनके साथ रहते हैं, आप उनके साथ तो रहते ही रहते हैं, और उनके साथ जो उनका खुद की एक दुनिया, एक अलग दुनिया उनके साथ चल रही होती है, वो जो 5 दुनियाएं उन 5 दोस्तों के साथ चल रही होती हैं, तो आपकी छवि और आपकी चीज़ें वहाँ पे भी जाती हैं. सो चाहे आप बिजनेस डेवलप करें, चाहे आप खुद को डेवलप करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो डिसाइड करें कि वो कौन 5 लोग हैं जिनके साथ आप रहेंगे, क्योंकि वो 5 लोग आपकी लाइफ की सक्सेस डिसाइड करेंगे. और जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा है, एक्सेलेंस इज नॉट अ वन टाइम एक्ट, एक्सेलेंस इज अ हैबिट. द पर्सन दैट यू आर इज 85% योर हैबिट्स. तो अगर आपको अपनी खुद की नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, अपने खुद की तैयारी को और अपने खुद के सेल्फ को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, तो एरिस्टोटल की स्टोरी, एरिस्टोटल की बात माने या धीरू भाई अंबानी की वो ताज होटल वाली स्टोरी की बात माने, तो एक ही चीज़ निकल करके आती है, और वो ये है कि अगर आप अपने खुद के हैबिट्स और अपने हैबिट्स और अपने दोस्तों के ऊपर देखते हैं किस तरीके के हैं, तो आप खुद की नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ हासिल कर पाएंगे. तो यूथ से बात करके ये हमें पता चला कि ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं, बल्कि इन्होंने आज ये प्रूव कर दिया है कि यूथ इज सेंसिबल. अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ. तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.